नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं क्लास। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 22, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। और इसके पहले हमने 21 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके 21 मॉक टेस्ट सारा वहां से देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जिसमें कि एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेल करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित हैं? ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कौन से ऐसे हड़प्पन साइट्स हैं जो कि गुजरात में आपके सिचुएटेड हैं। पहला आपको कालीबंगा दिया गया है, फिर लोथल दिया गया है, फिर मोहनजोदाड़ो दिया गया है और आखिरी में आपको धोलावीरा दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो मैं आपको बताती हूँ। आप एक बार वीडियो पॉज करके उत्तर खुद देने की कोशिश करिए। अच्छा क्लास, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए ना, तो आप सही उत्तर भी दीजिए, साथ ही साथ आप ये भी सोचिए कि जो ऑप्शन अदर ऑप्शंस बचे हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी बहुत से फैक्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है डी, ठीक है। लोथल और धोलावीरा जो है वो गुजरात में आपका सिचुएटेड है। अगर हम कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है। और अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पे सही उत्तर आपका डी था। आप देख लीजिए व्याख्या में भी डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अब क्लास देखिए, जब भी हम हड़प्पन साइट की बात करते हैं या मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है, यहां से प्रश्न बनता है। कई बार आपको साइट का नाम दे दिया जाता है, स्थल का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो जो जो पेपर में पूछा गया है उसको मैं यहां पर मार्क कर लेती हूं। लेकिन आप याद रखिएगा, यहां पर आप एक बार सबका नाम पढ़ लेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके परीक्षा में समय है। परीक्षा आते आते मैं इस तरीके के कई प्रश्न करा दूंगी आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे धीमे धीमे। एक दिन में चीजें नहीं याद होती है। तो सबसे पहले हड़प्पा की जब हम बात करते हैं तो 1921 इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। पूछा गया है, ठीक है, 1921 में। यहां पर ये कहां पर स्थित है? ये आपका पाकिस्तान में स्थित है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे मोहनजोदाड़ो 1922। अब हो सकता है प्रश्न यही पूछ ले कि कौन सी हड़प्पन साइट आपकी सबसे पहले खोजी गई है, और ऑप्शन में आपको दे दे कि मोहनजोदाड़ो की खोज सबसे पहले की गई। तो नहीं, आप याद रखेंगे सबसे पहले हड़प्पन साइट आपकी खोजी गई थी 1921, और 1922 में आपकी मोहनजोदाड़ो की खोज की थी किसने? आर.डी. बनर्जी ने। याद रखिएगा, दयाराम साहनी का भी नाम याद रखिएगा, आर.डी. बनर्जी का भी नाम याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए इन दोनों का नाम एक्सचेंज भी कर सकता है। समझ में आया? हो सकता है यहां पर आपको आर.डी. बनर्जी दे दे और यहां पर आपको दयाराम साहनी दे दे, लेकिन आप याद रखेंगे ये भी आपका कहां है? पाकिस्तान में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चानुदाड़ो को याद रखेंगे। इसकी खोज किसने की है? एन.जी. मजुमदार ने। तो मजुमदार याद रखेंगे, एन.जी. मजुमदार ने। ये भी कहां है? पाकिस्तान में है। अब देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चानुदाड़ो, ठीक है, ये सब आपके कहां पर हैं? ये सब आपके पाकिस्तान में है। इन तीन साइट का नाम आप कभी भी नहीं भूलेंगे, पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रही हूं। इसके बाद आप रोपड़ याद रखेंगे, कालीबंगा याद रखेंगे, लोथल याद रखेंगे, आलमगीरपुर याद रखेंगे, सुरकोंडा याद रखेंगे, बनवावली याद रखेंगे, धोलावीरा याद रखेंगे, राखीगढ़ याद रखेंगे, दयामाबाद और देसलपुर। देखिए क्लास, ये कुछ नाम हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लें। तो ये
थोड़ा साफ सुथरा दिखे। तो यहाँ पे जो भी नाम मैंने टिक लगाए हैं आपके लिए, इनको आप नहीं भूलेंगे, और ये कहाँ पर आपके प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन भी नहीं भूलेंगे क्लास। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। लोथल अभी मैंने बताया आपका कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। आलमगीरपुर आपका कहाँ है, आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश में है। सुरकोंडा कहाँ है आपका, ये देखिए सुरकोंडा आपका गुजरात में है। बनवाली आपका कहाँ है, हरियाणा में है। धोलावीरा आपका कहाँ है, गुजरात में है। राखीगढ़ी आपकी कहाँ है, हरियाणा में है। दयामाबाद आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। और देसलपुर कहाँ है, गुजरात में। तो ये याद जरूर रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इसकी पहले की क्लासेस में आपको बताई है, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराऊंगी। अभी मैंने देखा है कि प्रशासन ने जो भी प्रश्न पूछे हैं रिसेंट पेपर में, वो कहां से पूछे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हड़प्पन साइट्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा आलमगीरपुर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। उसके साथ साथ आप याद रखेंगे बारगांव, ठीक है, हुलास, मांडी, सनौली, सोथी, ये सब कौन से, ये सब हड़प्पन साइट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, इससे अभी रिसेंट में प्रश्न बने हैं, इसलिए आपसे मैंने डिस्कस किया। तो अब आप क्या याद रखोगे, हड़प्पन साइट्स याद रखोगे, उनकी लोकेशन याद रखोगे, और उनकी खोज किसने की है। जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो मैंने आपको टिक लगवा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए अलौकिक एवं परलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूं। All human beings are my children, just as I wish for the welfare of my children here and thereafter, so also for my subjects. The mention of this subject is found in the inscription of अशोका। इस विषय का उल्लेख अशोक के शिलालेख में प्राप्त है, और पूछा है कि ये कौन सा शिलालेख है आपका। तो मैं बता दूं, अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में, ठीक है, ये चीज लिखी थी कि सब जितने भी लोग हैं वो मेरे बच्चे के समान हैं, और ये आपका कलिंग टेक्स्ट था, ठीक है। आपको पता है कि अशोक ने कलिंग वॉर लड़ी थी, जिसमें कि कई लोगों की मृत्यु हो गई थी ना। तो अब कोई ऐसी वॉर जिसमें कि किसी राजा की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो गई हो, तो क्या वहां के जो लोग हैं वो कभी भी उस राजा को पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। तो अशोक ने क्या किया, एक शिलालेख लिखवाया, एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, और उसने वहां पर उस शिलालेख में इस तरीके से चीजों को लिखवाया कि मैं आपसे अपनी प्रजा से कितना प्रेम करता हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो राजा के प्रति लोगों का आक्रोश था उसको कम करने के लिए उसने ये शिलालेख लिखवाया। तो एक आपका सही है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहां मिलता है, ठीक है, तो कलिंग की अगर हम बात करें, कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में से प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम 7वें शिलालेख की बात करें तो यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था, वो ये है, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। या किस उसमें दिया गया है, ये आपके 7वें शिलालेख में दिया गया है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए क्लास, मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं बार बार एक चीज कहती हूं, इंग्लिश और हिंदी मैं चाहती हूं कि दोनों मीडियम्स के बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। इसके लिए मुझे कभी कभी प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ता है, तो बच्चों को ये लगता है कि मैम थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन नहीं, आप क्या करो, आप स्पीड तेज कर लो, किसी भी तरीके से चीजों को मैनेज कर लो, बस पढ़ो। यहां पर देखो, तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। थर्ड प्रश्न को हम देख रहे हैं, यहाँ पे राज्य दिया गया है, वहां पे राजवंश दिया गया है। इस तरीके के भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं और आपने नोटिस भी किया होगा। यहां पर हमने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। पेपर में कई बार आपको मैच द कॉलम, ठीक है, मैचिंग के फॉर्म में इस तरीके का प्रश्न दे दिया जाता है। तो हम यहां पर देखते हैं, गोलकोंडा में आपके कुतुब शाही डायनेस्टी है, अहमदनगर में आपका निजाम शाही दिया गया है, और बीजापुर में आपका दिया गया इमाद शाही, ठीक है, वंश। तो यहां पर मैं आपको अब सही उत्तर बताने जा रही हूं, ध्यान से देखिएगा। गोलकोंडा में आपका कुतुब शाही वंश है, एकदम सही है, ठीक है। अहमदनगर में आपका निजाम शाही वंश है, एकदम सही है। ये इमाद शाही जो वंश है ना, ये आपका बीजापुर में नहीं है, ये आपका बरार में है,
ठीक है। और अगर हम बात करें बीजापुर में तो यहां पर आपका कौन सा है, आदिल शाही है, आदिल शाही। तो यहां पर आपका पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी ना, सी इज द राइट आंसर। यहां पर देख लीजिए आप लोग। अब यहां पर जो हमने डिस्कस किया है खानदेश की अगर हम बात करें तो यहां पे आपकी फारूकी वंश है, ध्यान दीजिएगा। और राजधानी आपकी क्या है, बुरहानपुर, ठीक है। फिर इसी तरीके से बरार की जब हम बात करते हैं, अभी पेपर में आपको दिया था इमाद शाही, ठीक है, इमाद शाही आपका बरार। फिर बीजापुर आपका आदिल शाही, मैंने आपको बताया, ठीक है। अहमदनगर निजाम शाही वंश, गोलकोंडा कुतुब शाही और बीदर आपका बरीद शाही। इतनी चीजें क्लियर हो गई यहां पर क्लास। अब आपको एक काम करना है होमवर्क में, स्क्रीनशॉट लीजिए इस स्लाइड का, मैं इसको साफ कर दूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। और आप यहां के संस्थापक का नाम याद रखेंगे। पेपर में संस्थापक से भी रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, सीधे पूछ लेता है आपका कि जब भी हम बात करते हैं, मैं बताती हूं किस तरीके से प्रश्न पूछा था, निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप याद रखेंगे मलिक अहमद, ठीक है। इसी तरीके से पेपर में आपके पूछा था आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप याद रखेंगे यूसुफ आदिल खान। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके यहां पर दोनों चीजें प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर। पहला आपको दिया गया है शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और आखिरी आपको दिया गया है औरंगजेब। तो मैं आपको बता दूं जो उपनिषद है उसका फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ था, शाहजहां के समय में हुआ था। और इसको किसने किया था, दारा शिकोह ने किया था। ये आप याद रखेंगे। देखिए हम व्याख्या भी देख लेते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुआ था और उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया था, दारा शिकोह ने किया था। और उसने जो अनुवाद किया था वो किस नाम से किया था, सिर ए अकबर, ठीक है, सिर ए अकबर। तो पेपर में एक बार प्रश्न पूछा था सिर ए अकबर की जब हम बात करते हैं, ये आपका उपनिषद से रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है, रामायण से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए थे। तो आप याद रखिएगा उपनिषद से रिलेटेड है। इतनी चीजें क्लियर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में प्रचलित शब्द सदका क्या है। यहां पे बात की गई है सदका का और आपसे पूछा गया है सल्तनत पीरियड में इसका अर्थ क्या होता था, इसकी मीनिंग क्या होती थी। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है या एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, दूसरा आपको दिया गया है शहर का अधिकारी, तीसरा आपको दिया गया साधारण किसान और आखिरी आपको दिया गया भूमि की पैमाइश। तो मैं आपको बता दूं जब भी सदका की बात आएगी इट वाज अ टाइप ऑफ द रिलीजियस टैक्स, ठीक है, ये एक प्रकार का धार्मिक कार्य था। तो सदका, तेरा सदका याद करिए, ये भी एक तरीके का वो है, तो आप याद रख सकते हैं। अब यहां पर हम कुछ चीजें और देख लेते हैं सल्तनत काल से। देखिए क्लास, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां पर बच्चे गलत कराते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे हमने इस तरीके के कई प्रश्न डिस्कस किए हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। इसीलिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा है कि हमने 21 टेस्टों को पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें कि हर टेस्ट में हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है और इन 40 प्रश्नों के साथ हमने कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर किया है। तो अभी तक अगर आपने इन 21 टेस्ट को नहीं देखा है तो आप इसको भी देख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। स्पीड को तेज करके तुरंत देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो बस। तो यहां पर हम देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे, लिखना है लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले जब हम अमलाक की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की भूमि होती थी जिससे धार्मिक संबंधित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा धार्मिक संबंधित कार्यों के लिए प्रदान की गई भूमि क्या कहलाती थी, अमलाक कहलाती थी, ठीक है। अब हम इदरार की जब हम बात करते हैं तो ये विद्वान तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती थी, ठीक है। जैसे भी हम धार्मिक सहायता आर्थिक सहायता प्रदान करें विद्वानों को, उसको हम क्या कहते थे, इदरार, ठीक है। इसको मैं डिलीट भी करूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो सही से आए, ऐसे गुदा ना है, ठीक है। इसके बाद आपका लिबाइच, लिबाइच क्या होती थी, रुई भरी हुई पोशाक होती थी, ठीक है, एक तरीके का पोशाक होती थी। अब आप ऐसे लिबास से लिबाइच याद रखिए, तो लिबाइच कभी नहीं भूलेगा, लिबास लड़कियों को तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है।
दाद बेग की जब हम बात करेंगे तो ये आपका शहर का अधिकारी होता था। जहांदारी की जब हम बात करेंगे तो शासन प्रबंध या राज व्यवस्था से, जहांदारी आपने सुना भी है ये चीज। बलाहार की हम बात करेंगे तो बलाहार एक साधारण किसान को कहा जाता था, बलाहार, ठीक है। अब फवाजिल की जब हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ये अधिशेष भू राजस्व है। तो फवाजिल याद रखिए, मतलब एक्स्ट्रा याद रखिए, या फाजिल याद रखिए, फाजिल चीजें ना, एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो ये आपका अधिशेष भू राजस्व होता था। फिर बंजारा की जब हम बात करेंगे तो बंजारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, जो घुमक्कड़ होते हैं, ठीक है। घुमक्कड़ अनाज व्यापारी या कारवा, उसको हम क्या कहते थे, बंजारा। फिर उसके बाद मसाहत क्या होता था, ये भूमि की पैमाइश को हम मसाहत कहते थे, एक तरीके से भूमि की पैमाइश करना होता था। मुसरिफ की जब हम बात करते हैं तो गांवों में किसान से भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी को हम क्या कहते थे, मुसरिफ। याद रखिएगा, मुसरिफ ये क्या करता था, जो भी गांव के किसान होते थे उनसे आपके वसूली करता था, ठीक है, भूमि कर वसूल करता था। हुलिया की बात करेंगे तो ये सैनिक का पूर्ण विविकरण, हुलिया किसी का हुलिया पहचानना, तो ये सैनिक का पूर्ण विविकरण। शशगनी की जब हम बात करेंगे तो यह 6 जीतलों के समकक्ष चांदी का एक छोटा सा सिक्का होता था, ठीक है। जीतल की जब हम बात करते हैं तो ये आपके तांबे के सिक्के होते थे। पूछा जाता है जीतल क्या होता था, आपके तांबे के सिक्के होते थे, और शशगनी आपका क्या होता है, ये एक तरीके का चांदी का सिक्का होता था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई, जैसे आप लिबास याद करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फाजिल मतलब एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हैं। बंजारा मैंने आपको बताया, बंजारा जो इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी तरीके से आप हुलिया, आप ऐसे याद रखें, हुलिया किसके हुलिये की बात की गई है, सैनिकों के हुलिये की बात की गई है, सैनिकों के डिस्क्रिप्शन की बात की गई है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा यहां से क्लास। अब यहां पर हम 6वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही आसान प्रश्न है और मेरे द्वारा इसको फिर रिपीट किया जा रहा है ये प्रश्न। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? पहला आपको दिया गया है हमीद खान, दूसरा आपको दिया गया आगा खान, तीसरा आपको दिया गया हसन खान, और आखिरी आपको दिया गया मोहम्मद खान। तो यहां पर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन था? आगा खान था, ठीक है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी जो है वो सही उत्तर है। अब हम मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब याद रखिए, जब भी हम 1905 की बात करते हैं तो 1905 में क्या हुआ है आप सभी को याद है? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। उस समय वॉइसरॉय कौन था? याद करो, उस समय वॉइसरॉय था कर्जन, ठीक है। 1885 में क्या हुआ है बताओ? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है, आईएनसी का गठन हुआ है। उस समय आपका वॉइसरॉय कौन था? डफरिन था। मैंने कहा था याद कर लो, डफर था इसलिए आईएनसी का गठन करने दिया, तो डफरिन। और 1905 में लॉर्ड कर्जन। इतनी चीजें क्लियर है। 906 में क्या होगा? 906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये कहां पर होता है? ये ढाका में होता है। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। अब यहीं पर आप याद रखेंगे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने की थी, लेकिन उस समय ढाका का नवाब कौन था? सलीमुल्लाह खान था, ठीक है। Who was the founding member of मुस्लिम लीग? तो सलीमुल्लाह खान का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि वो ढाका का उस समय नवाब था। और प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किया गया था? किसको? आगा खान को अपॉइंट किया गया था। चलिए, 1907 का जो सेशन है मुस्लिम लीग का, वो आपका कहां होता है? कराची में होता है। याद रखिएगा, कराची में। बस याद कर लीजिए क्लास। वैसे ज्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन हम मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो 1907 वाला आपका कराची में होता है और 1908 वाला अमृतसर में होता है। तो 3 सेशन आप याद रखेंगे। हमने बात किया ढाका, कराची, और फिर उसके बाद आप याद रखेंगे अमृतसर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए 1908, ये जो चीज लिखी है इसको ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा जो है वो लंदन में स्थापित की जाती है। पूछेगा मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में कब स्थापित की गई? 1908 में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमीर अली ने।
इसको हाईलाइट कर लीजिए। पेपर में अगर कभी पूछा कि मुस्लिम लीग की की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी 1908 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, और पेपर में आपको आगा खान दे देगा, जैसे बच्चे मुस्लिम लीग देखेंगे तुरंत आगा खान मार्क कर देंगे। लेकिन नहीं, जब हम ढाका की बात करेंगे, हम मुस्लिम लीग की बात करेंगे, तब आगा खान। अगर मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा जो लंदन में खोली गई थी, उसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी? अमीर अली ने की थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं, प्रयास कर रही हूं। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्लास याद रखेगा 1908 में, ठीक है, 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया। ढाका, कराची, अमृतसर, जो 1908 का अमृतसर का अधिवेशन था, उसमें मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसको कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं इंग्लिश में। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में की थी। और आपको पता है 1909 में आपका मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, जिसको कि हम मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और इस मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को पूरा करने की बात कही गई थी, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को पूरा करने की बात की गई थी मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टार्टिंग में, ही वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, याद रखिएगा। अगर कभी पेपर में आपको दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो आप कहेंगे नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में जाकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना की जब हम बात करते हैं तो इनके द्वारा 2 जनरल आप याद रखेंगे, कॉमरेड और हमदर्द, ठीक है। ये जो आपका हमदर्द था, ये एक उर्दू पत्र था, और जब हम बात करते हैं कॉमरेड की, तो ये एक अंग्रेजी जनरल था। इंग्लिश से भी नाम आपका कॉमरेड लिखा है, तो आप समझ सकते हैं ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने 1908 वाला लंदन शाखा अमीर अली की बात की है, ये आप याद रखेंगे। उसके साथ ही साथ 1908 में मैंने बताया अमृतसर के अधिवेशन में इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, जो कि 1909 मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में आपकी पूरी करने की बात कही गई। और पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? आगा खान थे, और फाउंडिंग मेंबर सलीमुल्लाह खान ढाका। इतनी चीजें याद रखिए, इसके बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। चलिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ जाता है। आप मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट कब साइन किया था? लखनऊ पैक्ट इन्होंने कब साइन किया था, ठीक है, ये मुझे बताइए, ईयर बताइएगा आप लोग। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहां पर मैं इसको डिलीट मार दूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियरली दिखे। क्लास ध्यान से पढ़िए, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। 7वां प्रश्न, गांधी जी ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पलट दिया, ठीक है। गांधी जी के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया है? अब इसको मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रही हूं, आप इसको पॉज करके इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, इतना हिंदी सबको समझ में आता है, इंग्लिश वालों को भी। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है मोतीलाल नेहरू, दूसरा आपका दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, और आखिरी आपको दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पे ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम गांधी जी से रिलेटेड यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1915 की हम बात करते हैं। 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला क्या है? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहां की थी? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 1915 में ना, मैंने 5 बोल दिया है शायद गलती से, अगर 5 बोल दिया है तो उसको करेक्ट करिएगा, 1915, ठीक है। अगर नहीं बोला है तो ठीक है, कोई बात नहीं।
फिर 1917 से हम 18 की बात करते हैं तो इसमें आपको पता है इसके मध्य इस समय में आपका सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 आप याद रखेंगे, क्रोनोलॉजी भी याद रखेंगे इतनी चीजों। यहां पर लिखा भी है कि मध्य गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण, खेड़ा किसान का आंदोलन तथा अहमदाबाद के मजदूरों का आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब मैंने आपसे इसके पहले भी बताया है, जब भी हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे नील की खेती से रिलेटेड है वो, ठीक है। 3 कटिया सिस्टम की बात आप याद रखेंगे। किसके बुलाने पे महात्मा गांधी बिहार गए चंपारण सत्याग्रह के लिए? राजकुमार, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए, यहां पर जब हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं की बात करते हैं तो भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह इसको कहा जाता है, ठीक है। चंपारण भी जो था वो किसान सत्याग्रह ही था आपका, जिसमें कि 3 कटिया सिस्टम की बात की गई थी। नील की खेती के विद्रोह में वो सत्याग्रह चलाया गया था और ये इसको लेकिन आपका वास्तविक सत्याग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। फिर 1920 से 1921 के बीच में असहयोग आंदोलन का संचालन महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, इसी समय महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 साल के भीतर मैं आपको स्वराज दिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी जिसको कि हम क्या कहते हैं, बताइए? चौरी चौरा कांड। और इसी के पहले याद रखिएगा 1919 के समय में आपका रॉलेट एक्ट आता है और जलियांवाला बाग कांड होता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड याद रखेंगे और रॉलेट एक्ट भी याद रखेंगे। तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, जो कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने की वजह से महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। ये याद रखिएगा चीजों को। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे, कभी प्रश्न में पूछे क्या महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी सेशन को प्रिसाइड किया था, तो आप याद रखेंगे हाँ, महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलगांव सेशन को प्रिसाइड किया था, जो कि 1924 में आपका हुआ था, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। फिर 1929 की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के लाहौर सेशन में एक आपका नया आंदोलन आपका पारित किया जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, CDM, याद रखिएगा। इतना याद रहेगा, ठीक है। और फिर यहां पे एक पॉइंट लिखा है कि 1930 में जाके इसकी बागडोर महात्मा गांधी को दे दी जाती है, तो ये प्रश्न आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। अब 1942 में जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद 1942 में एक और मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी याद रखिएगा 1942। तो इतने फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि मुझे आपसे डिस्कस भी करनी है, लेकिन एक ही क्लास में सब डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूं कि एक प्रश्न हल करिए, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहां से बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों से कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? पहला आपको दिया गया कानपुर, विद्रोही नेता नाना साहेब थे, और आपका विद्रोह को कुचलने वाला आपका कौन था? कॉलिन कैम्पबेल। फिर लखनऊ, बेगम हजरत महल, कॉलिन कैम्पबेल। और आखिरी आपको दिया गया है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यू रोज। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं और रिबेल लीडर्स और रिबेलियन क्रशर के नाम दिए गए हैं, ये सब सही है। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न यहां से भी बनता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या हो गया? डी हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम यहां पे देख लेते हैं 1857 की विद्रोह पर एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि केंद्र क्या था और वहां के लीडर कौन थे, मैच द कॉलम के फॉर्म में। तो यहां पर आपको दिया गया केंद्र, यहां पे विद्रोही नेता दिया गया है। लेकिन एक चीज और, अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना है तो वो दे देते हैं कि विद्रोह को कुचलने वाला, ठीक है, ऑफिसर कौन था, उसका नाम आपसे पूछ लेता है। तो यहां पे भी इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जब भी मैं आपके लिए इस तरीके के फ्लो चार्ट लेके आऊं तो स्क्रीनशॉट जरूर लो क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मोबाइल में एक फोल्डर बना लो, RO या अपनी परीक्षा से रिलेटेड, और सारे स्क्रीनशॉट उस फोल्डर में डालते जाओ। पेपर जैसे आएगा उसको खोलो,
रिवाइज करते जाओ रोज 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 रोज, तो चीजें खुद ही तैयार हो जाएंगी। और अगर आपको मोबाइल पे ज्यादा आप डिपेंडेंट नहीं हो तो आप क्या करो, इसको एक जगह सेपरेट कॉपी ले लो, वहां पे नोट डाउन कर लो इन फ्लो चार्ट्स को। प्रश्न बनते ही हैं, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से जो भी फ्लो चार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करी हूँ वहां से प्रश्न फंसेंगे। आप जिस दिन पेपर दे के आएंगे, चाहे वो RO का हो चाहे वो UPPCS का हो, आप खुद कहेंगे कि मैम वहां से प्रश्न फंसा। तो इतना आप करो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप करो। तो यहां पर देखो, जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं तो विद्रोही नेता आपके कौन थे, बहादुर शाह थे, ठीक है, आपको पता है ये एक मुगल एम्परर थे। फिर जब भी हम लखनऊ की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल की हम बात करते हैं। कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे, ठीक है। झांसी ग्वालियर की हम बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपको याद है। जगदीशपुर की बात हम करते हैं तो कुंवर सिंह का नाम आप याद है। फैजाबाद की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला का नाम आपको याद है, ठीक है। इलाहाबाद की बात करते हैं लियाकत अली, और बरेली की बात करते हैं तो खान बहादुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करो। यहाँ पे विद्रोह को कुचलने वाला, ठीक है, जब भी हम बहादुर शाह की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं तो हडसन निकलसन का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। जब हम लखनऊ की बात करेंगे तो कैंपबेल, आप याद रखिए कि लखनऊ और कानपुर बगल बगल है, तो यहाँ पे विद्रोह को दबाने वाला जो है वो भी आपका सेम है, कैंपबेल, याद रखिएगा आप कैंपबेल का नाम। झांसी की बात करते हैं तो जनरल यूरोस का नाम आप याद रखेंगे। जगदीशपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर विलियम टेलर। जब हम फैजाबाद की बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, और जनरल रेनार्ड, याद रखिएगा क्लास। इलाहाबाद में आपका कौन है, कर्नल नील है, और आपकी बरेली में विंसेंट आयर है। तो ये विद्रोह को कुचलने वाले और विद्रोही नेता याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1929 की महामंदी के प्रभाव थे, ठीक है। 9 प्रश्न है, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द 1929 ग्रेट डिप्रेशन। पहला आपको दिया गया है, यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों में रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट, ठीक है। अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन एम्प्लॉयमेंट लेवल इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका अमेरिकन कंट्रीज। दूसरा आपका है बेरोजगारी में वृद्धि, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है कारखानों का बंद होना, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज। और आखिरी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं, सारे पॉइंट्स आपको इंटरलिंक ही दिख रहे होंगे। अब जब ड्रास्टिक ड्रॉप इन एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि रोजगार में स्तरों में भारी गिरावट, तो जब भारी गिरावट होगी तो बेरोजगारी की वृद्धि होगी ही। जब बेरोजगारी की वृद्धि होगी, ठीक है, जब फैक्ट्रीज को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उनको बंद करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, डी। ऐसे प्रश्न ना आपको, अगर आप नहीं भी पढ़े हो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, तब भी आप इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में हल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पढ़ने पे, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा विश्वास रखना और कहना है अपने आप से कि नहीं, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। ये सब एक बहुत जनरल प्रश्न होते हैं जो कि बच्चे घबराहट में गलत करके आते हैं, लेकिन गलत मत किया करिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्मर्फिंग की हम बात कर रहे हैं। स्मर्फिंग पद संबंधित है। व्हाट इज द टर्म स्मर्फिंग, ठीक है, स्मर्फिंग रिलेटेड टू निवेश में, मनी लॉन्ड्रिंग में, खगोल विज्ञान में, या फिर एनिमेशन से रिलेटेड है ये। तो मैं बता दूं, स्मर्फिंग जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग से। बी जो है वो आपका सही है। इसमें एक बहुत बड़े अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग जगह उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है। देखिए ये क्या है, अब जो भी ओनर है वो अपनी पहचान छुपाने के लिए कई बैंक में खाते खोलता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पहचान छुपाने के लिए कई बैंक खातों में कम मात्रा में पैसे जमा किए जाते हैं, तो इसे स्मर्फिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक ह्यूज अमाउंट है, ठीक है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कई बैंक में थोड़े थोड़े अमाउंट में हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ओनर है वो अपनी पहचान, जो इलीगल मनी था वो उसको कहीं ना कहीं लीगल मनी में कन्वर्ट कर देता है, जो ब्लैक मनी है। तो बी आपका सही उत्तर था। अब हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न ध्यान से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड। क्या डायरेक्शन है ट्रेड विंड का? पहला आपको दिया गया है साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इसको हिंदी और इंग्लिश माध्यम वाले लोग एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके आप अपने अनुसार इस प्रश्न को पढ़ लीजिए और उत्तर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे सही उत्तर बताती हूँ। सही उत्तर आपका क्या है? बी।
डी आपका सही उत्तर है। व्याख्या में हम देखते हैं, देखिए बी दिया गया है। अब हम इसको यहां से समझते हैं। देखिए जब भी हम ट्रेड विंड की बात कर रहे हैं, इधर आपको दिख रहा है डायरेक्शन, देखिए ये। अब इसी एरो को जब हम यहां पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट से किस तरफ आपका ट्रेवल कर रहा है, आपका साउथ वेस्ट में ना, साउथ वेस्ट में दिख रहा है आपको। यही जो ट्रेड विंड है उसको हमने यहां पे आपने लोकेट किया। यहां पर आप इसका डायरेक्शन को देखिए तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। यही आपका प्रश्न में पूछा भी गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की गई है, सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं की है। ठीक है, आपका उत्तरी गोलार्ध की बात की गई है और पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड की दिशा क्या होती है, तो वो आपका क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस तरीके से हम डायरेक्शन को देखते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे ये ट्रेड विंड है, यहां पर आप देखोगे तो ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये दक्षिण गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। यहां पे ये ट्रेड विंड है आपकी, डायरेक्शन देखो, और इधर ये ट्रेड विंड इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आप इसको इस तरीके से लोकेट करेंगे, आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। 12वां प्रश्न हम देखते हैं। 12वां प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, किन कंट्रीज को हम कलेक्टिवली ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, यह प्रश्न में पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे। दूसरा आपको दिया गया इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड। तीसरा आपको दिया गया इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, और आखिरी आपको दिया गया इंग्लैंड, वेल्स और फिनलैंड। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर देखिए व्याख्या में सी सही उत्तर है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको मैप दिख रहा है, यहां पर आप देखो स्कॉटलैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है, वेल्स है। जब हम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को एक साथ लेते हैं तो हम इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसी ग्रेट ब्रिटेन में अगर मैं आपका नॉर्दर्न आयरलैंड भी जोड़ दूं, ये दिख रहा है आपको नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको भी इंक्लूड कर दूं तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पूछेगा तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल और नॉर्दर्न आयरलैंड, या फिर अगर आपका यूनाइटेड किंगडम पूछे तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर एक दो चीजें और देख लीजिए। आप यहां पे नॉर्थ चैनल देख लीजिए। नॉर्थ चैनल किसके किसके बीच में है, इधर स्कॉटलैंड है, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, यहां पे स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर अगर आप देखेंगे तो इधर आपको इंग्लैंड दिख रहा है, इधर आपको फ्रांस दिखेगा, और बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ डोवर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, बस यहां पे इतना मैं बताऊंगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। मैपिंग के भी प्रश्न हम हर क्लास में मैप के थ्रू आपसे कवर करते हैं, ज्योग्राफी के प्रश्नों को। 13वां प्रश्न देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में कौन सा विकल्प दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, दक्षिण से आपसे पूछा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन प्लीज अंडरलाइन करिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप गलत कर सकते हैं प्रश्न को। पहला आपका दिया गया सहारा डेजर्ट, गल्फ ऑफ एडन, और फिर आपको दिया गया मलावी लेक। फिर आपको दिया गया है दूसरा कालाहारी डेजर्ट, विक्टोरिया लेक, गल्फ ऑफ एडन। तीसरा आपको दिया गया सहारा डेजर्ट, लाल सागर। ठीक है, रेड सी आप कर लो, यहाँ पे लाल सागर हिंदी में भी दिया गया, इंग्लिश में भी दे दिया गया, तो उसको रेड सी आप कर सकते हो। फिर विक्टोरिया लेक, और आखिरी आपको दिया गया विक्टोरिया लेक, नाम्बिम डेजर्ट और बे ऑफ स्वेज कैनाल। ठीक है, स्वेज की खाड़ी। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आपने कभी ध्यान से भी देखा होगा तो सहारा डेजर्ट तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहां पे डायरेक्शन क्या दिया गया है, साउथ टू नॉर्थ, तो ये तो आपका गलत हो गया। कालाहारी डेजर्ट अगर आपने अफ्रीका के मैप में देखा है तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ठीक है, विक्टोरिया लेक थोड़ा सा ऊपर है, गल्फ ऑफ एडन भी। ठीक है, सहारा डेजर्ट फिर आपका साउथ में तो है ही नहीं सहारा डेजर्ट।
हम विक्टोरिया लेक और नाम्बिब डेजर्ट की बात करेंगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। नाम्बिब डेजर्ट जो है आपका, नाम्बीबिया डेजर्ट जो है ये आपका कहां पर है, ये आपका साउथ में है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका विक्टोरिया लेक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बी जो है वो सही उत्तर है। अभी आपको क्लियर होगा, देखिए यहाँ पे बी सही उत्तर है। अब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखिए क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पर साउथ से चलते हैं। आपके प्रश्न में साउथ से पूछा गया था तो हम साउथ से चलते हैं। साउथ में जो सबसे पहला आप याद रखोगे, यहां पर देखो, यहां पे केप ऑफ एगुलस है, ठीक है, केप ऑफ एगुलस। इधर आप बढ़ोगे, इधर नाम्बिब डेजर्ट है। पेपर में पूछता है नाम्बिब डेजर्ट कहां है, तो आप याद रखोगे अफ्रीका में है। किस साइड है, साउथ में है, ठीक है। यहीं पे बगल में कालाहारी डेजर्ट है, नाम्बिब कालाहारी। अब पेपर में जहां पे भी पढ़ते हो ऐसे कुछ बना लो, ठीक है। इधर मैंने आपको बताया क्या है, केप ऑफ एगुलस, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद इधर आप याद रखेंगे नाम्बिब डेजर्ट, ठीक है, और उसी के बगल में आप याद रखेंगे कालाहारी डेजर्ट। अब दो इंपॉर्टेंट रिवर्स के भी नाम आप याद रखेंगे जो कि अफ्रीका में साउथ में फ्लो करती है, एक ऑरेंज रिवर और एक लिम्पोपो रिवर, ठीक है, एक ऑरेंज रिवर, एक लिम्पोपो रिवर। याद रखिएगा क्लास यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इधर ही आपको एक चीज और याद रखनी है, डेकेंसबर्ग रेंज। डेकेंसबर्ग रेंज के बारे में भी पूछता है। तो अब आप इस तरीके से ड्रॉ करिए, इधर ड्रॉ करिए नाम्बिब डेजर्ट, ठीक है, इधर कालाहारी डेजर्ट, इधर केप ऑफ एगुलस, और इधर ही आपका क्या है, इधर ही आपका डेकेंसबर्ग रेंज है, ठीक है, और इधर लिम्पोपो रिवर, जाम्बेजी रिवर और ऑरेंज रिवर। ये तीन रिवर्स भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं चीजों को बता रही हूं उसी तरीके से इमेजिन करते चलो, आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करो आराम से, जो बता रही हूं उसको इमेजिन करो। इसके बाद इधर बढ़ोगे तो इधर ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है, क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली, और ग्रेट रिफ्ट वैली के ही इधर आपका लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया है, और इधर ही आपका कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो रिवर जहां फ्लो करती है। तो अब मैंने अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको बताई। सबसे पहले मैंने आपको ऑरेंज बताया, ठीक है, फिर जाम्बेजी रिवर बताया, फिर लिम्पोपो रिवर बताया और कॉन्गो रिवर बताया जहां पे कॉन्गो बेसिन है। कॉन्गो बेसिन के बगल ही आपका ग्रेट रिफ्ट वैली है और उसी के बगल में आपका विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया है। इतनी चीजें क्लियर हुई, आराम से सुनते चलो, ठीक है। फिर इधर बढ़ोगे तो इधर आपका सहारा डेजर्ट है, और ऊपर जाओगे तो इधर एटलस माउंटेन है। ये भी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे देखो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दिख रहा है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, और इधर लिबियान डेजर्ट, लिबियान डेजर्ट, लिबियान डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नाम्बिब डेजर्ट, और इधर आपका है न्यूबियन डेजर्ट। तो याद रखना न्यूबियन और नाम्बिब डेजर्ट। नाम्बिब डेजर्ट साउथ में है, न्यूबियन आपका इधर ईस्ट की तरफ है, ठीक है, न्यूबियन डेजर्ट, और इधर लीबियन डेजर्ट। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट मुझे आपको बतानी है कि लोमा माउंटेन और जोस प्लेटू जो है ये भी आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। लोमा माउंटेन याद रखो, जोस प्लेटू याद रखो, बस। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी। अब एक काम करो, जो भी लोकेशन मैंने बताई है उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। सबसे पहले नीचे केप ऑफ एगुलस याद रखो, फिर इधर याद रखो आपका नाम्बिब डेजर्ट, नाम्बिब डेजर्ट के बगल में कालाहारी डेजर्ट, और इधर ही आपकी ऑरेंज रिवर फ्लो करती है, ठीक है। इधर हम बढ़े तो इधर आपको लिम्पोपो रिवर दिख रहा है, और उसी के नीचे आपका डेकेंसबर्ग रेंज है। फिर ऊपर जाओ तो कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन के बगल में ग्रेट रिफ्ट वैली, और उसके बगल में आपका लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के ऊपर जाओगे तो आपको न्यूबियन डेजर्ट दिखेगा, और न्यूबियन डेजर्ट के नीचे आपको व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दिखेगी, ठीक है। इधर लीबियन डेजर्ट हो गया, ये आपका सहारा डेजर्ट हो गया, जोश प्लेटू हो गया, और लोमा माउंटेन हो गया। बस इतनी चीजें ही आज की क्लास में हम बताएंगे आपको मैप में, और यहां से प्रश्न बनते हैं। जब आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको खुद प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पर्वत श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। सारी जो भी आपकी पर्वत श्रेणियां हैं उसका जो एक्सटेंशन है वो आपका नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन कोई एक
इसमें से नहीं है। एंडीज माउंटेन, यूरल माउंटेन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और आखिरी आपका हिमालयन माउंटेन। तो मैं आपको बताऊंगी जो हिमालयन माउंटेन है वो आपका यहां पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। यहां पर इंग्लिश में भी यही चीज दिया गया है कि आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और राजस्थान का मैनचेस्टर आपका भिलवाड़ा को कहा जाता है। और पूछा गया है उपयुक्त युग्मों में वर्णित मैनचेस्टर से आप क्या समझते हैं। मतलब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन इतनी प्रोवाइड कर दी गई है, एक अच्छा प्रश्न है, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है और आपसे पूछा गया है बार बार जो शब्द मैनचेस्टर यूज हो रहा है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो ये एक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग केंद्र है, चीनी उद्योग केंद्र है या फिर कोयला उद्योग केंद्र है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका क्या है, ये आपका है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है, जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, कोची को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहा जाता है, पुणे को कहा जाता है। ये सब मैं आपके लिए एक एक नहीं पढ़ रही हूं, आप क्या करिए, वही मेरा फेवरेट काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समय भी बचे। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है ना, ये सब एक स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। मैं बोलूंगी आपका समय व्यर्थ होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और बाद में पढ़ लेना क्लास के बाद। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मान के चल रही हूं वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम लोग 16वें प्रश्न को देखते हैं, 16वें प्रश्न को। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ डैम्स के नाम दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज नॉट बिल्ट ऑन द दामोदर रिवर अंडर द दामोदर वैली प्रोजेक्ट। पहला आपको कोनार दिया गया है, फिर तिलैया दिया गया है, फिर मैथान दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नाथ पाझाकरी दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, मैं आपको बता दूं, जो कोनार है वो भी दामोदर रिवर पर है, तिलिया जो है वो भी है, मैथान जो है वो भी दामोदर रिवर पे है। जब हम नाथ पाझाकरी की बात करते हैं तो ये आपका दामोदर रिवर पर नहीं है, ये सतलज रिवर पर है, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न को देखते हैं हम, 17 क्वेश्चन को। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस राज्य में हुई थी, ठीक है। पहला आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत में कहां स्टैब्लिश किया गया था, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आपका सी, वेस्ट बंगाल में। कहां पर, दार्जिलिंग में। तो यहां पर देखिए भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 से 1898 के बीच में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट आपके सिद्रानोग अथवा सिद्राबाग में की गई थी, ठीक है। सिद्रानोग या सिद्राबाग जो भी आपको पेपर में दिया रहे आप उसको समझिएगा। अब दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरी जल विद्युत गृह आपके कहां स्थापित की गई थी, तो वो आपका शिव समुद्र में कावेरी के निकट कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए 18वां प्रश्न हम देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज की कौन सी भुजा सर्वाधिक लंबी है, पूछा गया, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता या फिर कोलकाता दिल्ली। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या है,
चेन्नई, कोलकाता। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सबसे पहले हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करेंगे, तो ये किस वर्ष में लाई गई थी, याद रखिएगा 1999 में, ठीक है। और किसके द्वारा लाई गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, ये जो चार आपके मुख्य महाशहर हैं, उनको जोड़ने की परियोजना थी, एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की परियोजना थी ये, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखाती हूं, इसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया का मैप देखिए, यहां पर आपको न्यू दिल्ली दिख रहा होगा, ठीक है, इधर आपको मुंबई दिख रहा होगा, ठीक है, इधर चेन्नई दिख रहा होगा, इधर कोलकाता दिख रहा होगा। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की गई थी, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। और अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कोलकाता चेन्नई वाले के बीच में। चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आप प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे और वर्ष भी याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं, किरचॉफ के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ, उष्मा के अच्छे अवशोषक खराब उत्सर्जक होते हैं। गुड हीट एब्जॉर्बर आर बैड एमिटर, ठीक है। दूसरा आपका दिया है, उष्मा के खराब अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर गुड एमिटर। फिर उसके बाद उष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ओनली गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर गुड एमिटर। फिर आखिरी है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर तापमान में अंतर के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अब आप मुझे बताइए, जैसे हम कहते हैं जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, वो तो दूसरी चीज हो गई। कभी कभी हम लोग कम पढ़ के भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे किरचॉफ लॉ में कहा गया था कि जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होगा वही गुड एमिटर भी होगा, ठीक है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। जो उष्मा को अच्छे तरीके से अवशोषक ही उसका अच्छा उत्सर्जक होगा, ये याद रखिएगा, सी जो है वो सही उत्तर है। 20वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का भार, वेट ऑफ बॉडी, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। दूसरा है, किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली पृथ्वी की गुरुत्व आकर्षण शक्ति के कारण होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई है। अगर थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूं मैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर और लेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब आप देख रहे होगे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के एकदम कॉन्ट्राडिक्ट है ना, क्योंकि अगर ये सही है तो ये गलत है, ये गलत है तो ये सही है, कोई एक होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है आपका, स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका गलत है। जो वेट ऑफ बॉडी होता है वो हर जगह आपका सेम नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पे हम व्याख्या में इसको देखते हैं। व्याख्या में लिखा है कि जब भी हम देखिए पृथ्वी पर, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां याद रखिए, ध्रुवों पर जब भी हम पोल्स की बात करते हैं तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अधिक होता है, जिसके वजह से भार भी, वहां पर वेट भी आपका ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ रही है। जब भी हम बात करते हैं, ये आपका ग्लोब है, आपको पता है ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, गुरुत्व आकर्षण जो है वो आपका ज्यादा है, जिसके वजह से क्या होता है, यहां पर वेट भी ज्यादा होता है। आप वेट इज इक्वल कितना लिखते हो, कितना वेट है, 10 kg, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे। चलिए इस चीज को नहीं ज्यादा वो उसमें बताते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये चीज आप याद रखेंगे, वेट हर जगह सेम नहीं होता है। जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहां पे वेट ज्यादा होगा। 21वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला आपको दिया गया है जेम्स वॉट, स्कॉटलैंड से थे, ठीक है। फिर आपको दिया गया जेल बेयर्ड, ब्रिटेन से थे। फिर आपको दिया गया WC रॉन्गटन जो है वो जर्मनी के हैं। फिर थॉमसन अल्वा एडिशन
आपके फ्रांस के हैं। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड आपके डी है। डी जो है वो सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार की बात की गई है, डिस्कवरी की बात की गई है और उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम आपको दिए गए हैं। ठीक है, कौन आविष्कारक हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन से अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो थॉमसन याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे ट्रांजिस्टर का नाम याद रखेंगे, किसने इसका इन्वेंशन किया था, साकले ने किया था। फिर परमाणु बम ऑटो हॉर्न ने। ठीक है, एक्स किरणें की बात करते हैं रॉन्स्टन। फिर उसके बाद ग्रामफोन की जब हम बात करते हैं तो एडिसन की। एडिसन आपके कहां से बिलोंग करते थे, यूएसए से बिलोंग करते थे। यहां पे कुछ और आपके आविष्कार और आविष्कारक के नाम दिए गए हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा फेवरेट काम करिए आप लोग, क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से पढ़िएगा। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है लेकिन प्रश्न बनते हैं यहां से। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, एक बार फोटो खींच लो और फिर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे भी स्मार्ट स्टडी हम लोग कर रहे हैं ना, समय बचा भी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन भी कर रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ूंगी, समय बर्बाद होगा आप लोगों का, तो ध्यान से इसको बाद में पढ़ लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास। वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, अगर लग रहा है कि मैम ज्यादा टाइम नहीं दे रही है, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, बाद में नोट डाउन कर लेना, या फिर अपने मोबाइल में ही एक अलग फोल्डर बना के स्टडीज बना के इन सबको रख लो, फिर रिवाइज करते रहना। चलिए हम लोग 22वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला है नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन फॉलोज इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा है विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। अर्बनाइजेशन इज अ मूवमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपसे पूछा गया है ए एंड आर, रीजन और एजर्शन जो दिया गया है आपको, जो कथन दिया गया है, एजर्शन और रीजन दोनों आपके सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसको जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पे होगा तो वहां पे अर्बनाइजेशन हो सकता है आपका, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अर्बनाइजेशन इज अ मूवमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री, ये गलत चीज है। ठीक है, ये आपका गलत है, रीजन नहीं सही है आपका। तो यहां पर आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, चीजें आपने आप कर लोगे। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हृदय के संकुचन एवं प्रसार के समय उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने का कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क टू मेजर द कंडक्टर फोर्स प्रोड्यूस इन द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रडिक्शन एंड एक्सपेंशन। क्लास थोड़ा सा इसको इंग्लिश वाले थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर बस ये कहा गया है कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला आपको दिया गया ऑटो एनालाइजर, दूसरा आपको दिया गया है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, फिर उसके बाद आपको दिया गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और आखिरी में आपको दिया गया हेमोसाइटोमीटर। तो अगर आपको पता होगा, जब भी हम कार्डिक की बात करते हैं या कार्डियो की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। तो आप यहां से आप कार्डियो पकड़ के भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, जब भी हम हीमोसाइटोमीटर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम ब्लड से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें रक्त में की संख्या का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हीमो इज रिलेटेड टू द ब्लड, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। जैसे जब भी हम कार्डियो की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू द हार्ट से रिलेटेड होता है। इसी तरीके से हीमो की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू द ब्लड, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर प्रमुख उपकरण दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। जब भी हम कार्डियोग्राम की बात करते हैं तो अभी देखिए कार्डियो आया तो इट इज रिलेटेड टू द हार्ट, तो हार्ट की गति की बात करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर की जब हम बात करते हैं, हाइग्रो की बात करते हैं तो हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। हाइग्रो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है, वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है उसकी बात करते हैं। जब हम क्रेस्कोग्राफ की बात करते हैं तो क्रेस्कोग्राफ जो होता है इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में कितना, पौधों में कितना वृद्धि हो रहा है इसके मापन की बात की जाती है। तो फिर हम जब बात करते हैं
मैनोमीटर की जब हम बात करते हैं, मैनोमीटर की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू द प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए घर में आप देखते होगे बीपी मापने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, जब हम स्टेटोस्कोप की बात करते हैं तो बचपन में ही बच्चों को जब डॉक्टर बनना रहता था तो तुरंत स्टेटोस्कोप लगा के वो घूमने लगते थे। डॉक्टर किट्स में आता भी है। फिर उससे हम क्या करते हैं, हृदय और फेफड़े की गति सुनते हैं। डायलिसिस जो है, डायलिसिस कब होता है, जब किसी के किडनी में प्रॉब्लम होती है तो डायलिसिस होता है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इसको किया जाता है, क्योंकि किडनी खराब हो चुकी रहती है तो वहां से ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है। पेसमेकर की बात करते हैं, पेसमेकर कहां लगता है, हार्ट में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोफोन की हम बात करते हैं तो पानी में ध्वनि के मापन के लिए इसको यूज किया जाता है। थर्मोस्टेट की बात करते हैं तो थर्मोस्टेट है तो ये आपका ताप नियंत्रित करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम फेडोमीटर की जब हम बात करते हैं, फेडोमीटर की बात करोगे आप तो ये ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, लेक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए, लैक्टोज दूध में पाया जाता है तो जो लेक्टोमीटर है वो दूध कितना प्योर है उसको मेजर करने के लिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास? मेरा फेवरेट काम, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अच्छे से पढ़ भी लेना। 24वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, फॉल्स है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन की कमी जब होती है तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है ये आपका ऐसे फूल जाता है, घेंगा जिसको कहते हैं, ऐसे गर्दन पूरी ऐसे थायराइड ग्लैंड आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, फैट जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आखिरी ऑप्शन पढ़ते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और तथा सकरा के रूप में होते हैं। तो जो भी मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च एंड द शुगर। एकदम सही स्टेटमेंट है। सी पढ़ो, विटामिन B1 जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। B1 इज हेल्पफुल इन हीलिंग द वोंड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं विटामिन सी जो है, ठीक है, वो आपके हीलिंग के लिए यूज होता है। तो यहां पर आपका फॉल्स पूछा गया है तो सी आपका सही उत्तर है। यहां पे देख लीजिए, सी आपका सही है। ठीक है, अच्छा क्लास, यहां पे डेका, एक मिनट, एक चीज मैं आपको और बता दूं। हाँ, जब भी आप डेका की बात करोगे, डेका जिस तरीके से भी आप याद रखो, मैं तो ऐसे डेका ऐसे करके याद कर ली थी। तो यहाँ पे विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए जो है, दीज आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और जब हम बी और सी की बात करते हैं तो ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो यूरिन है उसमें से कौन से विटामिन आपके, उसमें कौन से विटामिन आपके प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर आपके विटामिन बी और सी प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और सब विटामिन तो आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक द प्रोटीन। फिर पौधों में बोरॉन की कमी से पुष्पन में कमी, कोशिका विभाजन में कमी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में बोरॉन ना हो तो वहां पे सेल डिवीजन में कमी हो जाती है, फ्लावरिंग में कमी हो जाती है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल सही है। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 25वें का सी आपका सही उत्तर है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम अलग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये, इस वजह से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बस एक प्रश्न याद रखिएगा, प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, एट के फॉर्म में। एट मतलब खाना, तो नाइट्रोजन जो प्लांट्स हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। दो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% अप्रॉक्स नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता है प्लांट्स के द्वारा। आपको पता है कि ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करती है, लेकिन जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है प्लांट्स कैन नॉट कंज्यूम इट डायरेक्टली। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कि हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, पूरा प्रोसेस होता है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बस याद रखिएगा इतना।
26वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 2 सूची दी गई है, ठीक है, और आपको बताना है कि जो ये बोन्स के नाम दिए गए हैं, अस्थि के नाम दिए गए हैं, वो आपके किस स्थान में पाई जाती है, ठीक है। जब भी हम कार्पल्स की बात करते हैं, जो कार्पल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो हाथ में पाए, रिस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का सेकंड हो गया, ठीक है। जब हम फेमुर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे, थाइज में आपके प्रेजेंट होती है, ठीक है। पटेला की जब हम बात करते हैं तो ये आपके नीज में, और मेलियस की बात हम करते हैं तो ईयर में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे कुछ विशेष स्थान दिए गए हैं और वहां पे जो बोन्स पाई जाती हैं उनके बारे में आपको दिया गया है। संख्या नहीं याद करने का मन करेगा तो नहीं याद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे फेमर की जब हम बात करते हैं, फेमर की तो ये आपके जांघ में, थाइस में पाए जाते हैं। पटेला की जब हम बात करते हैं तो ये घुटने में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन आपको दिया गया है, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। तो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात करें संतान में, तो वो उसके लिए किसकी भूमिका अधिक होती है, लिखा है माता की भूमिका। माता की भूमिका मतलब स्त्रियों की भूमिका। तो विमेन हैव अ मेजर रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ ह्यूमन। दूसरा आपको दिया गया है कि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। विमेन हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो 2 एक्स क्रोमोसोम मिलकर एक विमेन बनाते हैं, ठीक है, फीमेल। और जब XY होते हैं तो ये मेल, इसको फीमेल करिए और इसको मेल। ये फीमेल क्रोमोसोम होते हैं, ये आपके मेल क्रोमोसोम होते हैं। और XY 2 अलग अलग क्रोमोसोम हैं जो कि मिलके मेल क्रोमोसोम बनाते हैं। इसीलिए बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका सबसे ज्यादा रोल रहता है, आदमी का, मेल का। तो यहां पर आपका A जो है वो आपका गलत है, ठीक है, लेकिन B जो है वो आपका सही स्टेटमेंट है, दो वो रीजन नहीं है। तो A इज फॉल बट R इज ट्रू। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। देख लीजिए D जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों का स्रोत क्या है, ठीक है, स्रोत क्या है, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट टू द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे डायरेक्टली आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि इमरजेंसी का प्रोविजन हमने किस देश से लिया है, ठीक है, ऐसे समझिए। तो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है, सी, जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी का प्रोविजन। ऐसे याद रख लो, जो हिटलर था वो जर्मनी से था, तो जर्मनी में इमरजेंसी, भारत में इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। लेकिन ये सब चीजें रटने वाली नहीं है, आपको खुद ही याद आ जाती है जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो। अब यहां पर क्लास में आपको बता दूं, जब भी हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां से यूनिटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं, ठीक है, संविधान की सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। आयरलैंड की बात करते हैं तो डीपीएसपी की बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत की हम बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूं। जर्मनी की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया, यहां से आप क्या याद रखोगे, इमरजेंसी का याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया की जब आप बात करोगे तो यहां पे आप समवर्ती सूची की बात करोगे, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करोगे, ठीक है। फिर कनाडा की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हमने फेडरल, जो हमारा फेडरल सिस्टम का जो ढांचा है वो हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। रूस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले प्रोविजन को लिया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अभी क्लास में आपको बताई है उन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखेंगे। पेपर में मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न आपसे पूछ लेता है। अब 29वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए, ठीक है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सिविल कोड लागू है, ठीक है, राज्य की बात की गई है। फिर दूसरा है, राज्य की विधानसभा के 17
वसान का आदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है आपका राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। गोवा इज द ओनली स्टेट वेयर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज enforce the prorogation of the state assembly is ordered by the speaker of the assembly। और आखिरी है the salary and the allowances of the minister of the state government are determined by the SLA state legislative assembly। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट आपका है, तीसरा स्टेटमेंट है, वो एकदम सही है। लेकिन जब भी हम प्रोरोगेशन की बात करते हैं असेंबली के, स्टेट असेंबली के, तो इसका अधिकार स्पीकर को नहीं होता है, इसका अधिकार गवर्नर के पास होता है। ये गलती है यहाँ पर। तो जो बी है वो आपका सही उत्तर है, और स्टेटमेंट 2 में क्या गलती है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किस में की गई है? डीपीएसपी में की गई है। किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में की गई है? 44th आर्टिकल में की गई है। ठीक है, यहां पे देखिए, जब हम 174 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके प्रोरोगेशन की यहाँ पे शक्ति दी गई है, और किसको दी गई है? राज्यपाल को दी गई है, गवर्नर को दी गई है। तीसरा प्रश्न देखिए, 30th क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए एक्ट आपका कब पारित हुआ था? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका 1986 में। यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या है? 1986। तो सीपीए 1986 आपका सही उत्तर है। 31st प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या होगा यदि साधारण विधि निर्माण विधेयक को पारित करने की स्थिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति बन रही हो? और सबसे सटीक उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर हम एक जनरल लॉ फॉर्मेशन बिल की बात करते हैं, एक नॉर्मल बिल की हम बात करते हैं, और डेडलॉक क्रिएट हो रहा है राज्यसभा और लोकसभा में, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में क्या होता है? ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। लेकिन आपको पता है, अगर यहां पर हमारा मॉनेटरी बिल होता तो ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं थी। तो डी जो है वो आप याद रखोगे। ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है, किस में बात की गई है? 108 आर्टिकल में बात की गई है। कभी भी डेडलॉक अगर होगा तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को आमने सामने बिठाया जाएगा और बोला जाएगा इस डेडलॉक को आप रिजॉल्व करिए। अब यहां पर देखिए कितनी बार, पहली बार जो था वो आपका कब हुआ था? दहेज निरोधक विधेयक में। ठीक है, 1959 में, याद रखिएगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सबसे पहली बार ज्वाइंट सिटिंग कराई गई थी, ये याद रखिएगा क्लास। चलिए हम लोग देखते हैं 32nd क्वेश्चन। इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई समिति आयोग का नाम क्या था? नेम द कमिटी कमीशन सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द इंदिरा गांधी मर्डर केस। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया जैन कमीशन, ठक्कर कमीशन, कोठारी कमीशन, नानावती कमीशन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी, ठक्कर कमीशन। ठक्कर कमीशन का गठन किया गया था इंदिरा गांधी मर्डर केस की जांच के लिए। अब क्लास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पेपर में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कमिटीज, ठीक है, और वो किस चीज से रिलेटेड थी, समितियों के नाम। तो देखिए सबसे पहला आप याद रखिएगा गायपोरिया कमेटी की जब भी हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, बैंकिंग सेवा सुधार से रिलेटेड है गायपोरिया कमेटी। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती समिति की जब हम बात करेंगे तो ये मौद्रिक प्रणाली से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, सुंदर राजन समिति की जब हम बात करेंगे तो ये मिनरल ऑयल, खनिज तेल में सुधार हेतु ये कमेटी आपकी बिठाई गई थी। ऐसे ही वांचू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। कमिटीज पूछता है किस चीज से रिलेटेड है, पूछता है। ठीक है, जब हम वांचू समिति की बात करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। मीरा सेठ हथकरघा, ठीक है, महानोबलिस समिति राष्ट्रीय आय, ठीक है, गाडगिल समिति पश्चिम घाटों के संरक्षण से, ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट की बात की गई है। जानकी रमन कमेटी प्रतिभूति घोटाला, ठीक है, महाजन समिति चीनी उद्योग, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से रिलेटेड है। ये शिवरामन समिति जो है नाबार्ड की स्थापना से रिलेटेड है। आप बताओ किस ईयर में नाबार्ड का गठन किया गया था और किस प्लानिंग कमीशन में नाबार्ड की बात की गई है, दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दो। फिर रघुराम राजन समिति की बात करेंगे तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से रिलेटेड है। ठीक है, आबिद हुसैन लघु उद्योग, स्वामीनाथन जनसंख्या नीति। स्क्रीनशॉट फेवरेट काम करो,
ठीक है। यहां पे कुछ और समितियों के नाम दिए गए हैं, इसको आप एक बार प्लीज पढ़िएगा क्लास, इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे जितनी भी कमिटीज का नाम दिया गया है, समितियों का नाम दिया गया है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में इसके पहले यहाँ से प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी प्रश्न यहाँ से बने, तो इसको इंपॉर्टेंट फोल्डर में ले जाके रख लो या फिर एक जगह कहीं नोट डाउन कर लो सारी समितियों के नाम, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न हम देखते हैं। डैश से अभिप्राय है कि राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या राज्य की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, भक्ति या विशेष आकर्षण दिखना, ठीक है। यहां पे बोला गया है डैश मींस शोइंग डिवोशन और अ स्पेशल अट्रैक्शन टू अ रीजन स्मॉलर देन द नेशन और टू अ रीजन स्मॉलर देन द स्टेट। यहाँ पे बार बार रीजन की बात की गई है, मतलब जो क्षेत्र है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीयवाद, रीजनलिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। सी आपका सही उत्तर है, एक बहुत ही आसान प्रश्न था ये। 34वां प्रश्न देखते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित किए गए जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रयोग में आता है? What percentage of water absorbed by the plant is used for the photosynthesis process? तो यहाँ पे आपका सही क्या है, ए, 1%, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है। अब याद रखिएगा जब भी हम फोटो की बात करते हैं, फोटो मतलब हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और जो पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए आप 35वां क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी निम्नलिखित में से किन की जन्मस्थली है, ठीक है। बनारस इज अ बर्थ प्लेस किसकी है, पंडित रविशंकर, ठीक है, अजीजन बेगम, फिर रानी लक्ष्मीबाई, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वो वाराणसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे अजीजन बेगम की जब हम बात करते हैं तो ये लखनऊ से बिलोंग करती थी। पंडित रविशंकर आपके बनारस से बिलोंग करते हैं। तो 1 और 3 जो है वो आपका बी में दिया गया है, तो 1 और 3 आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आपका दिया भी गया है, देखिए हम वाराणसी की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। जब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, उपदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, उपदेश की बात हम कर रहे हैं। उपदेश कहाँ दिया था, तो आपके वाराणसी में दिया था, ठीक है। अजीजन बेगम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपके कहां से बिलोंग करती हैं, लखनऊ से बिलोंग करती थी, ठीक है। और पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी की जब हम बात करते हैं तो ये आपके कहां से बिलोंग करते थे, ये आपके फतेहपुर से बिलोंग करते थे। यहाँ पे आप याद रखेंगे सारनाथ बनारस, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। पहला उपदेश की बात की गई थी, लुम्बिनी वाला मत समझ लेना, जन्मस्थली बता रही हूँ, वहां पे बर्थ प्लेस बता रही हूँ तो यहाँ पे कहना कि मैम ने जन्मस्थली बताई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहला उपदेश बताया है बनारस, तब नाम लिया है। चलिए यहाँ पर 36 प्रश्न को हम देखते हैं। अगर आप कस्तूरी मृग देखने के इच्छुक हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मस्क डियर देखना है तो आप कहाँ जाना है आपको, देखिए रणथंबोर अभ्यारण्य, ठीक है, बद्रीनाथ अभ्यारण्य, ठीक है, मुलुकमलाई अभ्यारण्य या सिंपली पाल। तो मैं आपको बता दूं आपको कहां जाना पड़ेगा, तब आपको जाना पड़ेगा बद्रीनाथ, उत्तराखंड तरफ जाओ तो आपको मस्क डियर दिखेगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक आपके मस्क डियर आपको मिलते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिकारी देवी अभ्यारण्य में आपको मस्क डियर मिल जाएगा और उत्तराखंड के आपके बद्रीनाथ अभ्यारण्य में आपको कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा। और आपको पता है, वो तो सभी को पता है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाली, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं, ठीक है। 37 प्रश्न को हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनेप की बात की गई है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। इनकरेक्ट की बात की गई है, ठीक है।
अब ध्यान से पढ़िएगा क्लास इसको। जब हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो 1972 में आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। और ये पहला ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस था जहां पर देश, अलग अलग देश आके एक जगह एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। तो उस समय हम कहते हैं यूनेप का आपका जन्म हुआ था, एकदम सही है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, पहला आपका सही है, ठीक है, ये चीज सही है। और मैंने आपको बताया है 1972 में जून 5 को, ठीक है, यूनेप को एज अ यूनेप का फॉर्मेशन हुआ था, इसी वजह से जून 5 को हम एनवायरनमेंट डे की तरह भी मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 5 जून को हुआ था, तब आपका यूनेप का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था, ठीक है, और 5 जून को ही हम एनवायरनमेंट डे की तरह मनाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। The champion of Earth and the Global 500 award are given by UNEP for their environmental effort. Global 500 award जो है आपसे पूछता है ये अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। चैंपियन ऑफ अर्थ, ये दोनों अवार्ड यूनेप द्वारा दिए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा गया है तो खाली आपका बी बचा है। इसमें लिखा है कि जो यूनेप है उसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। नहीं, यूनेप का हेडक्वार्टर जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में नहीं है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, नैरोबी में है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है, नैरोबी में। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में है, ना कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो बी आपका गलत हो गया। इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। 38 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 18.50 जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 2011 के सेंसस को हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की 16.50, ठीक है, 16.50 टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो उत्तर प्रदेश में रहती है। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें जो अर्बन पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश आपका टॉप है, नहीं, उत्तर प्रदेश टॉप नहीं है, महाराष्ट्र टॉप में है। तो यहां पर आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो डी होगा, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बता दिया कितनी है, 16.50, ठीक है, ये हो गया। और जब हम जनसंख्या के अर्बन शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो सबसे ज्यादा कहां है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करते तो हम उत्तर प्रदेश कह सकते थे। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हुई। 39 प्रश्न देखते हैं। भारत के एक प्रसिद्ध कलाकार के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है। अब इन कथनों को ध्यान से पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, वीडियो को पॉज करके। भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य की भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका हैं, या वो है आपके इंडियन क्लासिकल डांसर ऑफ भरतनाट्यम एंड उड़ीसी डांस, ठीक है, ठीक है, उड़ीसी डांस की ये आपकी है। फिर दूसरा है आपका, भारत सरकार ने 1992 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द पद्म भूषण इन द फील्ड ऑफ आर्ट इन 1992। और आखिरी है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2018 में इन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। ही वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 2018 बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पे सही उत्तर क्लास आपका है सोनल मानसिंह, ठीक है, डी जो है वो सही उत्तर है आपका। मुझे लगता है ये प्रश्न आपका तब इंपॉर्टेंट होता अगर ये 2018-19 में आपका पूछा जाता। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप सोनल मानसिंह के बारे में और भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, ही इज अ वेरी फेमस डांसर, भरतनाट्यम और उड़ीसी डांसर हैं ये। चलिए, अब हम अगला प्रश्न हम देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, ठीक है, आज की क्लास का 40वां प्रश्न है। जैसे 40वां प्रश्न आता है बच्चे बड़े खुश हो जाते होंगे, क्लास खत्म होने वाली है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति दिया गया है, गुरु दिया गया है, ठीक है। सिकंदर का गुरु सुकरात, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु अरस्तु। ओहो, मतलब 2 या 3 में से कोई एक ही सही होगा ना। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसे था, सबसे पहले आपके सोक्रेट थे, ठीक है, फिर इसके बाद इनके शिष्य आपके कौन थे, प्लेटो थे, और प्लेटो का शिष्य कौन था, एरिस्टोटल था,
ठीक है। और एरिस्टोटल का शिष्य कौन था? अलेक्जेंडर था, सिकंदर। चलो अब हम देखते हैं, तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन दिया गया है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सोक्रेट का शिष्य नहीं। एरिस्टोटल, प्लेटो का नहीं। प्लेटो किसका, अरे एक मिनट क्लास, इसको सही करो। हाँ, यहाँ पे गुरु दिया गया है ना, गुरु, तो ये तो सही हो गया। प्लेटो किसका गुरु था? एरिस्टोटल का। तो 2 आपका सही है, तीसरा आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सोक्रेट्स किसका गुरु था? प्लेटो का गुरु था। प्लेटो का एरिस्टोटल का, अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। और अलेक्जेंडर का गुरु कौन था? एरिस्टोटल था। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ और चीजें दी गई, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, उनके गुरु के नाम दिए गए हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। होप इन 40 प्रश्नों में हमने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को कवर किया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में फंसे भी, मैं इसके यहाँ से प्रश्न बने भी ताकि आपके वो प्रश्न गलत ना हो। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।